नमस्कार, जय हिंद, जय बुंदेलखंड। मैं जीएस रंजन बुंदेली झलक की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं। हमारी परंपराएं, इस कार्यक्रम में आज का विषय है परंपराएं और लोक विज्ञान। और हमारे आज के मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर बहादुर सिंह परमार, वरिष्ठ साहित्यकार। बुंदेली लोक संस्कृति, साहित्य, कला और इतिहास के संरक्षण एवं संवर्धन में वर्षों से साधनारत बुंदेली माटी के लाल श्री बहादुर सिंह परमार बुंदेली के सशक्त हस्ताक्षर हैं, जिनकी जीवन यात्रा आर्थिक अभावों से होती हुई बुंदेली साहित्य शिखर पर कीर्तिमान है। बुंदेलखंड अंचल में लोक साहित्य, संस्कृति तथा इतिहास के क्षेत्र में समर्पित भाव से काम करने वाले व्यक्तियों में डॉक्टर बहादुर सिंह परमार का नाम अग्रणी है। इनका जन्म छतरपुर जिले के हरपाल के पास स्थित रानीपुरा गांव में हुआ था। डॉक्टर नर्मदा प्रसाद गुप्त से प्रेरणा लेकर बुंदेलखंड अंचल के लोक साहित्य, संस्कृति, इतिहास के क्षेत्र में कार्य किया। सन 1996 से ग्राम बसआरी में बुंदेली लोक कलाकारों को स्थान देने के लिए बुंदेली विकास संस्थान के माध्यम से बुंदेली उत्सव प्रारंभ किया। सन 1999 में बुंदेली बसंत नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन कर रहे हैं, जिसमें लोक साहित्य, संस्कृति, इतिहास व समकालीन बुंदेलखंड के से संबंधित सामग्री का प्रकाशन किया जाता है। लोक कलाओं के संरक्षण व संवर्धन के साथ साथ बैलगाड़ी दौड़ तथा अश्व नृत्य जैसी विलुप्त कलाओं का प्रदर्शन कराया जाता है। इस कार्य को संपादित करने में बहादुर सिंह परमार जी का केंद्रीय भूमिका रही है, जो स्थानीय जन सहयोग से संपादित की जाती है। अपने बुंदेलखंड अंचल के 56 अज्ञात अल्प ज्ञात कवियों की पांडुलिपियों का संकलन करके बुंदेलखंड की छंदबद्ध काव्य परंपरा पुस्तक का प्रकाशन कराया। बुंदेलखंड के साहित्यिक धरोहर पुस्तक प्रकाशन के साथ बुंदेली व्यंजनों की विलुप्त होती विधियों का प्रकाशन करवाकर महत्वपूर्ण कार्य किया। 1898 से 1928 तक दीवान कृपाल सिंह द्वारा लिखे गए बुंदेलखंड के इतिहास के 12 खंडों की पांडुलिपि का संपादन करके प्रकाशन कार्य आपके द्वारा किया गया है, जो कि सचमुच अद्भुत है और मैंने भी देखा है। आदरणीय डॉक्टर बहादुर सिंह परमार जी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज का जो विषय है कि लोक विज्ञान हमारे परंपराओं में कैसे समाहित है, अपने विचार रखने की कृपा करें। सभी श्रोताओं को, दर्शकों को नमस्कार। आवाज आ रही भैया रंजन जी? जी सर, जी सर, आ रही। सबसे पहले तो बुंदेली जो झलक की हमारी पूरी की टीम को, खासतौर से रंजन जी को, उनकी पूरी टीम को हार्दिक शुभकामनाएं इस काम के लिए कि बुंदेली संस्कृति, लोक साहित्य, लोक रंजन की जो विधाएं हैं उसको व्यापक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए जो माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, उसका उपयोग करके बुंदेलखंड की संस्कृति और बुंदेली माटी की खुशबू को पूरे संसार में बिखेरने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। मैं उनको साधुवाद देता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इस धरती का कर्ज उतारने के लिए हम सब कुछ नहीं कर सकते, और जो भी रंजन जी ने चर्चा की वो सब उसको आप भूल जाइए, कहीं कुछ किसी ने नहीं किया है। और हम सब मिलकर के यहाँ के अपनी माँ के प्रति, अपनी धरती के प्रति आभार ज्ञापित करने के लिए थोड़ा सा भी यदि कर सकें, एक बहुत बड़ा काम होगा। विषय पर आए, बहुत अच्छा विषय है। लगातार 2-3 दिन से चर्चाओं की श्रृंखला चल रही है। मैं एक्चुअली में बाहर था तो ज़्यादा सुन तो नहीं पाया, थोड़ा सरोज गुप्ता मैडम को सुन पाया था, वाजपेयी मैडम का मैंने बाद में सुना है, जो क्योंकि फेसबुक के माध्यम से लगातार मिल जाता है। उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए रंजन जी ने आज जो विषय रखा है, परंपराएं और लोक विज्ञान की बात है, तो इस पर मैं कोई अधिकारी विद्वान तो नहीं हूँ, मैं ना कुछ हूँ, लेकिन विद्यार्थी के नाते जो छोटे से अनुभव हैं उनको मैं आपसे अपने विचारों को साझा कर रहा हूँ। उसमें जो जिसमें आप सहमति हो ठीक है, जो अच्छा लगे उसे आप ग्रहण कर लें, और जो ना ठीक लगे
उसे आप विस्मृत कर दें, कोई मतलब नहीं है। तो ठीक लगना हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि हम इस विषय को उठा रहे हैं, आज चर्चा कर रहे हैं, इस पर बात करना बहुत जरूरी है। लोक विज्ञान है क्या? आप सब जानते हैं, ज्ञान की बहुत सारी धाराएं हैं। ज्ञान के, जहाँ तक मैं समझता हूँ, ज्ञान है, विज्ञान है, लोक विज्ञान है। विज्ञान में भी बहुत सारे अलग अलग विचार विमर्श चलते हैं। उसमें भी वैदिक विज्ञान है, लौकिक विज्ञान है, सनातन विज्ञान है, अनेक अनेक प्रकार की धाराएं, वांग्मय की जितनी धाराएं हो सकती हैं, सब कहीं ना कहीं विज्ञान की धाराओं से जुड़ती हैं। अब ज्ञान, विज्ञान और लोक विज्ञान में थोड़ी सी मैं एक आध मिनट की चर्चा करना चाहूंगा। ज्ञान अनुभवजन्य जो भी हमारी पूर्वजों की दी हुई ख्याति है, वो सब ज्ञान की परिधि में आती है। जो भी हमारे पूर्वज रहे, हमारे पुरखा रहे, पुरखों के द्वारा हुआ जो भी अनुभव था, उसको सहेजना, चाहे किसी भी तरह से उससे सीखना, और सीख करके उस सीख को, अपनी नॉलेज को देना, ट्रांसफर करना अपनी अगली पीढ़ी का। ये पूरी पूरी परंपरा भारत में भी है, पूरे विश्व में एक परंपरा है, वो ज्ञान की परंपरा है। विज्ञान की अलग अलग परिभाषाएं आप सबने पढ़ी हैं, वो बताने की जरूरत नहीं है। कोई क्रमबद्ध तरीके से जोड़ता है, कोई कारण से जोड़ता है, कोई सुचिंतित ज्ञान की परंपरा को एक व्यापक दृष्टिकोण से लेकर के उसको, जिसे हम परख सकें, निकष पर परखने के निकष पर, इस पर प्रमाण के निकष पर कर सकें, तो उसको विज्ञान के संदर्भ में मानते हैं। इसी के साथ साथ अब मैं जोड़ूं लोक विज्ञान। लोक विज्ञान है क्या? लोक शब्द बड़ा व्यापक है। लोक माने ऐसा विज्ञान या ज्ञान की ऐसी धारा जिसे जन सामान्य स्वीकार कर ले, न केवल स्वीकार कर ले, उसे अपने जीवन में उतार ले, उसे जीवन में उतार करके जीवन में अपना ले। उसको किसी विश्वविद्यालय की, किसी विद्यालय की, किसी प्रयोगशाला की वैसी आवश्यकता नहीं रहती है जैसी अन्य ज्ञान की धाराओं को रहती है। इसकी प्रयोगशाला होती है जन सामान्य का जीवन। इसकी ज्ञान की परंपरा होती है जो हमारे पुरखों की बनी हुई पीढ़ियां दर पीढ़ी लगातार हमारा ज्ञान था जो ट्रांसफर हुआ, और उसको परखा कैसे? जीवन में अपना करके। जिसमें उसके अनुभव थे, अच्छे थे अनुभव, उसे स्वीकार किया। जो बुरे थे अनुभव, उनको नकार दिया। जो अच्छे अनुभव थे उनको सहेज करके हमने परंपरा का रूप ले लिया। यही परंपराएं लगातार हमने एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लगातार आप हस्तांतरित की। और इसी से हमारा हम उस समय लगातार, आप देखें, मैं कह फिर संक्षिप्त में, क्योंकि बहुत बड़ा विषय है, विषय समय हमारे पास केवल 25 मिनट है, तो मैं उस पर समेटने की कोशिश कर रहा हूँ कि ज्ञान की परंपरा को, पहले हमारे पास वो व्याख्या, वो सब चीजें नहीं थी कि हम स्कूल में, गुरुकुल में कितने लोग पढ़ते थे। हमारे पास तो पूरा का पूरा एक पूरा खुला पूरा अंचल था, पूरा जीवन था, पूरा गांव था, पूरा समाज था, जो लगातार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ज्ञान ट्रांसफर कैसे होता था? अपने बुजुर्गों के माध्यम से, अपने दादा दादी के माध्यम से, अपने नाना नानी के माध्यम से, अपने पिताजी के माध्यम से, जीवन की परंपराओं के माध्यम से। हमने कभी नहीं सीखा कि तुलसी के बरुआ के सामने अलग से हमें क्लास में पढ़ाया गया, वो नहीं पढ़ाया गया, लेकिन माता जी प्रणाम करती हैं, दादी प्रणाम करती हैं। तुलसी के हमारे यहाँ तुलसी घरा कहते हैं, वहां पर संध्या में वंदन करना है, प्रणाम करना है, दिया जलाना है, ये अपने आप ज्ञान आ जाता है। अब इसके पीछे का विज्ञान, इस पर मैं बाद में व्याख्या करूँ। ऐसी बहुत सारी परंपराएं, ज्ञान, लोक विज्ञान, मतलब लोक विज्ञान इतना व्यापक है, इसकी परिधियों में बांधना बहुत कठिन है। इसको किस क्षेत्र में, क्योंकि जीवन ही बड़ा व्यापक है, जीवन के बहुत सारे आयाम हैं। उन आयामों को हम यदि बांटने की कोशिश करें या एक अध्ययन की दृष्टि से कोई सोचने की चर्चा करते हैं, तो मालूम चलता है कि उसको बड़ा कठिन दुष्कर कार्य है। हम जीवन पद्धति को ही ले लें। हम अब जीवन पद्धति में हम पहले लोग को देखते हैं तो कृषि के एक अपने अलग तौर तरीके हैं, हमारी जो संस्कृति है उसके अपने तौर तरीके हैं। संस्कृति के उपभाग में आप जाएं, खान पान के अलग हैं, रीत रिवाज अलग हैं, आभूषण अलग हैं, वस्त्र अलग हैं, हमारी जीवन पद्धतियां अलग हैं। उसमें भी आप मतलब देखें, विवाह संस्कार अलग हैं, रिश्तेदारी अलग हैं, सोच अलग है, चिकित्सा पद्धति अलग है। क्या नहीं है आपके पास? ज्ञान की कौन सी धारा है जो लोक के प्राप्त नहीं है? लोक की जड़ों में उसकी कहीं ना कहीं गहराई से कहीं ना कहीं वो सन्निध नहीं है। ये सारी चीजें इतनी व्यापक हैं। मेरा कहने का आशा ये है कि लोक बड़ा व्यापक शब्द है। लोक, उसके संदर्भ में देखें तो समग्र जीवन का भाव, वह लोक का जीवन, वह ज्ञान जीवन जो समग्र में मनुष्यता के कल्याण मात्र के हमारे पूर्वजों के द्वारा हमको ज्ञान राशि जीवन के व्यवहारिक रूप से हमको जो हस्तांतर की जाती है पीढ़ी दर पीढ़ी, वही सही मायने में मैं मानता हूं कि लोक विज्ञान है। और आज इसको सहेजने की आवश्यकता इसलिए आन पड़ी है क्योंकि मुझे लगता है हमारे देश के नियंताओं को, हमारे वैज्ञानिकों को, हमारे बहुत सारे प्रतिनिधियों को कि भारत विश्व गुरु रहा होगा, निश्चित तौर से रहा, आज भी है, उसको हमारे हजारों साल की एक सनातनी परंपरा है, लेकिन हम उसको विज्ञान के निकष पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित नहीं कर पाए।
इसलिए कहीं ना कहीं आज विश्वविद्यालयों में इस तरह से विश्वविद्यालयों के, मैंने भी पिछले साल प्रयास किया था, रंजन जी उसमें आए थे, कि एक लोक विज्ञान विषय के तौर पर नहीं, पूरे फैकल्टी के तौर पर स्थापित हो, एक उसके संदर्भ में पूरी सब चीजें उसमें कहीं ना कहीं आए और उसके माध्यम से अध्ययन हो, अध्ययन करके उन परंपराओं को, सनातनी परंपराओं के विज्ञान के निकष पर कस करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्ञान की परंपरा में और उसके संदर्भ में कर सके। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें देखने के लिए आज करने की आवश्यकता है। इसलिए मेरा बार बार चिंता विषय कर रहता है कि लोक विज्ञान पर चर्चा होना चाहिए, उस पर बात होना चाहिए। और परंपराओं, तो हर परंपरा के पीछे ज्ञान है, हर परंपरा के पीछे अच्छाई है, लेकिन जब वही परंपरा अपने ज्ञान और अपने वैज्ञानिक चिंतन, अपनी उपयोगिता को खो देती है तो कुरीति बन जाती है, वो तमाम प्रकार के लोगों की आलोचना का शिकार हो जाती है, उसे लोग पाखंड कहने लगते हैं, उसे क्रिया कर्मकांड कहने लगते हैं। कारण क्या होता है कि उनके पीछे का साइंस उन्हें नहीं पता, उनके पीछे के विज्ञान की धरातल उन्हें पता नहीं होता। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि संक्षेप में इस समय का सदुपयोग करते हुए कि बुंदेलखंड के आप देखिए तो कौन सी जीवन की धारा नहीं है जहां पर विज्ञान नहीं है। इसके पीछे की कुछ मान्यताओं को मैं आपको गिनाने की बात करूं कि कुछ जिन्हें हम लोग विश्वास कहते हैं, लोक मान्यताएं कहते हैं, उनकी संख्या देखेंगे तो आप हर लोक मान्यता के पीछे कुछ ना, मैं कुछ उदाहरण दूंगा आपको, 2-4-10 उदाहरण देता हूं, आप इनके सोचिए कि इन्हें कैसे बना दिए। हम सब लोग विज्ञान की दृष्टि से मानते हैं, ये सब जानते हैं कि जीवन का, इसमें पहले कहा कि अनुभव होता है, इसका जीवन जिया हुआ होता है, हमारे पूर्वजों के इसमें निकष, इसमें लोक स्वीकृति होती है, लोक की स्वीकृति के आधार पर ही विज्ञान बनते हैं, उसी आधार पर धारणाएं बन जाती हैं, उन्हीं धारणाओं से लेकर के पूरा का पूरा विज्ञान का एक निकष बनता है और उस निकष को लेकर के हम लगातार सब चीजों को लेकर के आगे बढ़ते हैं। ये जैसे उदाहरण के तौर पर लूं कि आपको कई परंपराएं हैं, हमारी एक परंपरा है कि दिन डूबते समय पेड़ को पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए, इसका भी मैं व्याख्या, आप सब जानते हैं, उसकी व्याख्या मैं करता हूँ। हमारे यहाँ कुछ उदाहरण से बताकर, रात में किसी पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, लोग विश्वास है, ये विज्ञान है, उसके पीछे परंपरा, ये आपको बात करूंगा अभी इसके ऊपर। शाम के समय झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, लोग परंपरा है, मान्यता, उसका भी कारण बहुत सारे, कोई कहते लक्ष्मी चली आएगी, उसके कारण साइंटिफिक कारण है, वो ज्ञान हमने उसको खोज नहीं किया, उसको विलुप्त कर दिया। दिया बत्ती के समय मुख्य दरवाजे पर नहीं बैठना चाहिए, संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए, दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोना चाहिए। ये कुछ लोक विश्वास हैं जिनके पीछे हम मान्यताएं कहते हैं, परंपराएं कहते हैं। पीपल के पेड़ की पूजा जल करना, उसको नहीं काटना चाहिए। तमाम प्रकार, आंगन में तुलसी का पौधा हमेशा लगाना चाहिए, अभी मैं बात कर रहा था, दिया बत्ती करना चाहिए, प्रकाश संध्या समय दीप जलाना चाहिए तुलसी के। इसके साथ साथ जो शुभ कार्य हम करते हैं तो वहां पर कलश स्थापित करने के पहले गोबर से लीपना चाहिए, कलश की स्थापना करना चाहिए। उसके पीछे कारण है, कलश में आम के पत्ते ही क्यों लगाए जाते, तो उसके पीछे कारण है, बंधन बार आम के ही बांधना चाहिए। ये सारी चीजें हैं, ये स्वास्थ्य बनाना, उसके पीछे भी साइंस है। मतलब उदाहरण मेरे कहने का है, छोटी छोटी चीजें हम अनुष्ठान कह सकते हैं, परंपरा कह सकते हैं, जो हमारी रवायतें कह सकते हैं, इनके पीछे का विज्ञान था। वो विज्ञान हम गायब हो गया या हमने समझ नहीं पाए, लेकिन उसके संदर्भ में इसलिए हमको तमाम प्रकार की आलोचनाओं का शिकार होना पड़ता है। तो इस आलोचना के शिकार से बचने के लिए कहीं ना कहीं आज विश्वविद्यालयों में अध्येताओं को, खासतौर से अनुसंधानकर्ताओं को, लोक संस्कृति और लोक के क्षेत्र में काम करने वालों को मैं आह्वान किया करता हूँ कि उनके पीछे विज्ञान को खोजें। विज्ञान है और उसको निकष को कस करके सार्वजनिक करने की आवश्यकता है, स्थापित कराने की आवश्यकता है। इससे हम बहुत सारी चीजों को बात करके और अच्छी तरह से स्पष्ट कर सकते हैं। अब कुछ बातों को लेकर के, इन्हीं बातों को मैं आपके सामने स्पष्ट करूं। जैसे आप सब जानते हैं कि दिन पत्ते नहीं तोड़ना शाम के समय, बहुत सीधी छोटे बच्चों से लेकर आप सब जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य से होती है और पत्तियों के माध्यम से होती है। सूर्यास्त के बाद प्रकाश संश्लेषण क्रिया समाप्त हो जाती है। सब जानते हैं कि रात के समय ऑक्सीजन की कार्बन डाइऑक्साइड को उतना प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन शुरू हो जाता है, इसलिए हमको बाधा, और इसीलिए उसी से जोड़ा गया कि रात को सोना नहीं चाहिए। अब इसी तरह से जैसे पीपल की बात, उसी बृहस्पति की बात ही कर रहे हैं। अब पीपल के नीचे कई परंपराएं हैं। एक परंपरा हमारे यहाँ बुंदेलखंड में पीपल के वृक्ष को नहीं काटा जाता। कहते हैं कि क्या किया है हमारे पूर्वजों ने, जिसे हम सीधे सीधे शिक्षाएं दे सकते थे, उनको भय दिखा करके कहीं ना कहीं लोग के अंदर एक धारणा या परंपरा डाल दी कि पीपल के पेड़ में ब्रह्मदेव रहते हैं, यदि पीपल को पेड़ को काटा ब्रह्म हत्या लगेगी। आपको पीपल को नहीं काटना है। और हम पढ़ लिख गए और हम पीपल को काटने लगे और हमने पैर पे कुल्हाड़ी मारने लगे। अब आप कहेंगे पढ़े लिखे होकर के इतने बड़ा अनिष्ट करने लगे,
कारण ये है, आप सब जानते हैं कि पीपल सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष है। आपने इसका हाहाकार अभी देख लिया, कोरोना काल में ऑक्सीजन की क्या महत्ता होती थी। पीपल का पत्ता कई औषधियों में काम आता है, पीपल का जो बीज होता है जिससे फल निकलता है उसको औषधि का काम आता है, और छाया तो देता ही है, और इकलौता ऐसा पेड़ है जो रात के समय भी ऑक्सीजन देता है। तो ऐसे महत्वपूर्ण पेड़ को काटना नहीं चाहिए, लेकिन लोग अपने स्वार्थ में अंधे होकर के लगातार पीपल को भी काट रहे हैं, बरगद को भी काट रहे हैं, और हम तो कहते हैं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं इस स्वार्थ में अंधा होकर के इस प्रकार के। तो लोग की विज्ञान की आस्था। तो इसी तरह से एक और पीपल से जुड़ा हुआ मुझे उदाहरण याद आ रहा है। हमारे यहाँ मृत्यु संस्कार, जब आदमी समाप्त हो जाता है, स्वर्ग प्रवासी हो जाता है, तो अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं, तो मेढ़े के पैर पर जिस ग्राम सीमा होती है वहां पर बदलते हैं। आप सब जानते हैं कि मुर्दा को, ये जो हमारा मिट्टी है इससे जो भी कहें उसको रख करके बस उसके नीचे रखा जाता है, फिर बदल कर पिंडदान भी करते, वहां से आगे बढ़ते। पिंडदान की भी अलग अपने साइंस का विज्ञान है, उसका भी अलग चर्चा करेंगे तो उसमें पूरा विज्ञान है, उसके पीछे जो सामग्री उसके पीछे का विज्ञान है, आप उस पर अध्ययन करेंगे। मैं पीपल के संदर्भ इसलिए था कि पहले ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष पीपल था। वायदा में ऑक्सीजन की कमी से किसी की डेथ हो गई है और हम उसको नहीं कर पाए हैं, ऑक्सीजन पाके शायद पुनर्जीवित हो जाए, उसको पुनर्जीवन मिल जाए, इसलिए अंतिम टेस्टिंग के लिए कहीं ना कहीं पीपल के वृक्ष नीचे रख करके फिर अंतिम संस्कार के लिए मरघट पर लेकर शमशान ले जाते थे। ऐसा मेरा सोचते हैं बहुत सारे संदर्भ। तो ये उदाहरण तौर पर ये छोटी छोटी चीजें हैं, इन चीजों को हम जब तक नहीं देखेंगे। रात्रि के समय तुलसी के किसी भी रुआ को नहीं छूते, कारण मैंने पहले बता दिया। तुलसी के पीछे जो दीप जलाने के संदर्भ में, तुलसी आप सबको पता है एक ऐसा औषधीय पौधा है, इतना एंटीसेप्टिक एंटीबायोटिक उसका पौधा है, उसको हमने अपनी परंपरा के तौर पर घर घर में लगा दिया कि भोजन की सामग्री में तुलसी का पत्ता हमें डालना है। तो आप आजकल हम एलोपैथी के एंटीबायोटिक, एंटी तमाम प्रकार की गोलियां, इंजेक्शन सब खा रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने परंपरा में दे दिया कि भाई आप अपने आप स्वस्थ रहेंगे, रोज तुलसी का पत्ता सेवन करिएगा, भगवान के प्रसाद तब तक पवित्र नहीं होते जब तक तुलसी पत्र न पड़ जाए। और तुलसी को सुलभ बनाने के लिए परंपरा बना दी कि आप अपने घर में लगा लीजिए, और घर में लगा के ऐसा पौधा है वो भी आप सब समझ रहे। तो ये उदाहरण, उसके पीछे का जो तत्व है वो आपके औषधीय गुणों को विकसित करने के लिए, ये उसका पीछे का विज्ञान, ये उदाहरण की तरह परंपरा। तो इस तरह से अनेक पेड़ पौधों पर चर्चा करेंगे, तो लगातार पूरा पूरा एक अध्याय है। हर पौधे के पीछे की एक अपनी कहानी है, यहाँ चाहे नीम हो, कहाँ लगाना कहाँ नहीं लगाना, महुआ हो, महुआ पर बहुत सारे लोग कवियों ने लिखा, हमारे जीवनों ने लिखा, किस पर आप बात करेंगे। तो ये सारे वृक्ष पेड़ पौधों पर चर्चा, इसके पीछे का एक पूरा का पूरा विज्ञान है। मैं उस पर ज्यादा अभी यहाँ छोड़ता हूँ, मैं भोजन पे आ जाता हूँ। अब भोजन के ऊपर देखने की आवश्यकता है। आप देखिएगा हर जगह का अपना भूगोल होता है, हर जगह के भूगोल के साथ साथ हर समय के हर ऋतु के अपने अपनी उपजें होती हैं, वृक्ष होते हैं, पौधे होते हैं, जिससे हमें फसलें मिलती हैं, इससे फल मिलते हैं, जिससे सामग्री मिलती है जो हमें खाना चाहिए। और ये हमारी परंपराएं हैं। और आज का मनुष्य क्या कर रहा है, इन परंपराओं को चैलेंज कर रहा है। वो गर्मियों सर्दियों में आइसक्रीम खाता है, और आम का फल जो ऋतु में ना खा करके, अभी तो सब खाते हैं, गरीब खाते हैं। बड़ा आदमी तब कहलाएगा जब वो आम के बौर आ रहे होंगे, आम के बौर के पहले तब वो आम खाएगा, तो और फिर कहेगा हमें कैंसर हो गया। आप प्रकृति को चैलेंज करेंगे, आप नेचर के खिलाफ जाएंगे, आप लोग विज्ञान तो इसी की बात करता है कि लोक ज्ञान बड़ा वैज्ञानिक है। उन्होंने सारे ऋतु के अनुसार फल खाने की हमारी परंपरा है, हमारी परंपरा दी जाती है, क्या खाना है क्या नहीं खा जाना, उसकी पूरी कविताओं की परंपरा है। आपको समझा, पूरी कविता है जेठ में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कब हमें ब्यारी में करना चाहिए कभी नहीं करना चाहिए। इसके हमें उदाहरण आपको मैं कहना ही चाहता हूँ कि भोजन की इतनी भी सामग्रियां हैं। आप उदाहरण बुंदेलखंड की परंपराओं, एकादशी होती है, आप सबको पता होगा, देवसैनी और देव उठनी एकादशी पर पूजन में लगने वाली सामग्री की परंपरा आप देख लीजिएगा। गन्ना से लेकर के उसके अंदर जो पूजन में का सामग्री लगती है, बेर मकुइयां आंवला से लेकर के जो तमाम कचरियां और तमाम कौसें, ये सब चीजें लगती हैं, वो तब तक नहीं खाना बरतर रहती है जब तक पूजा देव उठनी एकादशी पर उनकी देव, जिसे हम देव प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं, उनकी पूजा नहीं हो जाती है। औरा का फल तब तक नहीं माना जाता है जब तक देव प्रबोधनी एकादशी को उसकी पूजा ना हो जाए, नहीं खाना चाहिए, परंपरा है। लेकिन हम पहले खाते हैं फिर रोगग्रस्त होते हैं। गन्ना तब तक नहीं खाना चाहिए, चने की भाजी उसमें लगती है, उसमें कचरियां लगती है। मेरे को उदाहरण दो, जो परंपराएं किस तरह से आपके लगातार विज्ञान सम्मत थी, उन परंपरा को हम भूल गए, हमने ढकोसला मान लिया, और ढकोसला मानकर उनको त्याग दिया, और त्याग दिया इसलिए लोक विज्ञान खत्म होकर के विज्ञान वहां ऊपर हावी हो गया।
वही सब चीजों से लेकर के हम जैसे कहते हैं जो विपदाएं हम बुला रहे हैं, कोई दूसरे की बुलाई विपदाएं नहीं है, हमारी खुद की बुलाई विपदाएं हैं। आज हम जो विपदाओं को आमंत्रित कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, बोल रहे हैं, सीख रहे हैं, ये सारी चीजें इसी तरह से लगातार वो देखने को बोलना। तो मेरा कहने का ऐसा, हर लोक अंचल की अपनी फसलें हैं, अपनी फसलों की अपनी उपजें हैं। अभी बरसात की बात है, अब ये बरसात की जो बुंदेलखंड की भाजियों, उन भाजियों का सेवन, चैच की भाजी लोग भूल गए हैं, खाते तो होंगे नहीं, चैच है, कनकौआ है, फलाना है, पोई है, सब चीजें नहीं, केवल पालक पे पालक, पालक के लिए भी हाइब्रिड आ गई। अब पालक इंद्रों की भाजी थोड़ी है, पालक तो सर्दियों की भाजी है, कुंवर के बाद उपजती है, लेकिन हम इंद्रों डॉक्टर तो पालक का इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं आयरन आपको जो पालक, अरे भाई केवल आयरन पालक में थोड़ी है, पालक भी खाओ। आपको जब चने की भाजी आ जाए तो चने की भाजी भी खाओ, जुंडी की रोटी भी खाओ। आज हमारी केंद्र सरकार अब मोटे अनाज की बात श्री अन्न नाम दे दिया है। इन कोदों से लेकर कुटकों समाल 18 बुंदेलखंड के जितने थे वो सारे लोक विज्ञान में थे, अब वो सब उनको लेकर के श्री अन्न हो रहा है। कुदाई खाने से कभी अच्छे अच्छे रोगियों को पथ्य में कुदाई दी जाती रही। ये हमारी लोक विज्ञान की परंपराएं, हमारी समाज के लोग की परंपराएं, उन परंपराओं को हम बिसर गए। तीन परंपरा, खाने की परंपरा, बहुत सारी परंपराएं हैं, खाद्य के साथ साथ यहाँ पर हर त्योहार की अलग परंपरा है, भोजन के अब समृद्ध, ये सारी परंपराएं मैं ये मानता हूँ कि लोक विज्ञान की परंपरा में एक धारा खान पान की भी हो सकती है, उनके बनाने की हो सकती है, उसको रचने की हो सकती है। अनुष्ठान के हमारे अपने व्यंजन अलग हैं, हमारे जिन अनुष्ठान माने पूजा अर्चना के, अगर देवी जी की पूजा होना है तो आसे चढ़ेंगे ही, आसे गौंठना आना चाहिए, वो भी एक कला है। आजकल की बेटियों को नहीं पता है कि आसे कैसे गौंठी आती, हो सकता है फ्रेम बना करके किसी ढक्कन से काट करके, वैसे आसे नहीं बनेंगी। गुजिया बनाने की कला अलग है, उसको गौंठने की कला अलग है। ये सारी चीजें हैं। आज हमारा कार्तिक माह आ रहा है, कार्तिक माह में कतकारी का जब पूजन होना है तो लोल कुचैया भीम गजा कैसे बनेंगे, कैसे खाड़ी व खपरा बनकर कैसे उसका पूरा घर बनेगा, इसके लिए कहीं किसी प्रकार की ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती है। ये ट्रेनिंग देने के लिए आज युग के अनुसार हमें कहीं ना कहीं सही नहीं आ सकता है, ये लोक विज्ञान में कहीं ना कहीं देखने की आवश्यकता है। इसी तरह से सारी तरह से यदि आप लोग की बहुत सारी चीजें हैं, उन प्रतीकों को लेकर के खाने की एक परंपरा, कृषि उपकरण की परंपरा है। अब कृषि आज हम कह रहे हैं जैविक खेती की ओर है, भैया पहले किसने रोका था? आप लगातार, आपका मनुष्य का लालच ही तो आपको लगातार परेशान कर रहा है कि लालच के कारण ही तो हमने यूरिया का उपयोग करना शुरू कर दिया। गेहूं में भी, गेहूं आप देसी गेहूं कटिया जिसे हम कहते थे, फसल के संदर्भ में लोग ज्ञान की बात करें, एक उदाहरण आ रहा है, बहुत सारे उदाहरण है। हमारे का कृषि की पूरी परंपरा, बुंदेलखंड की एक परंपरा थी। 20 साल पहले, 25 साल पहले हमारी खरीफ की फसल जब बोते थे तो 5 फसलें हम एक साथ बोते थे, मिक्स करते थे, यहाँ के परिस्थितियों के अनुसार, यहाँ के भूगोल के अनुसार। क्या ज्वार, उसमें अमाई डालते थे, उसमें अरहर बोते थे, उसमें मूंग डालते थे, और उसमें इस प्रकार से, और एक 5 में से 5 मिलती थी और कटती थी। यदि पानी वर्षा, क्योंकि हमारे यहाँ वर्षा बहुत अनिश्चित रहती थी, तो उसको लेकर के अरहर भी लगातार खेत में चैत तक कटती थी। तो ये अमाई है, लगातार उत्पादन में हमारे जो बीज की भी काम आता था, और उसको जो आपके जोरा रस्सी बनाने के काम आते थे। मूंग की फसल, मतलब अब हमने क्या किया, हमने बहुत सारी चीजों को छोड़ दिया, हम तो केवल सोयाबीन बोने लगे। हमें केवल, मतलब कहीं ना कहीं पैसे, मनुष्य के अंदर का बैठा जो लालच है, वो लोक विज्ञान को खत्म करके वो विज्ञान हावी हो रहा है, जिसे हम सो कॉल्ड साइंस कह रहे हैं, वो हावी होने से हम लोग, तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है। इस खतरे से बचने के लिए कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी चीजों को, तो कृषि की पूरी परंपरा थी, कहाँ हमें कैसे फसल बोना, जिस फसल में सन बह दिया तो कैसे उसमें, क्योंकि उसके ऑलरेडी उसमें खाद के सन के जो पत्ते गिरते हैं वो अपने जो फसल खाद बन जाता था, अपने आप बन जाता, सन अपने आप जो देखी होगी। तो ये सारी चीजें अलग अलग हैं, कब बोना, कब गेहूं बोना, कब चना बोना, कहाँ अलसी बोना भूल गए लोग। अब अलसी, अमेरिका वालों ने अलसी खाना शुरू कर दिया तो हिंदुस्तान बुंदेलखंड वाले लोग दौड़ने लगे। झुंडी के संदर्भ वही दशा हो रही। हम जब पश्चिम वाले आपको जगाते तब आप जागते हैं। आपकी दशा बड़ी खराब हो गई है, कस्तूरी मृग की तरह। आपकी नाभि में कस्तूरी है, उसकी खुशबू है, आप ढूंढते हैं पश्चिम में, आप अपने अंदर नहीं देखते, आप अपने आसपास नहीं देखते, उस लोग को सहज नहीं देखते। हम परांगमुखी हो गए हैं, और वो लोक विज्ञान इस परांगमुखता से तोड़ने का काम करेगा, ऐसा मेरा होगा। और हर परंपरा के पीछे एक उदाहरण के तौर पर एक धारा आपकी ये भी है। इसी तरह से तीज त्योहारों की अपनी एक धारा है। तीज त्योहारों की धारा तो इतनी अद्भुत है कि हर त्योहार के पीछे का साइंस है, उसके पीछे हमारी सांस्कृतिक विरासत भी है, हमारी गाथाएं भी हैं, हमारी प्रेरणाएं भी हैं। उनको लोग विज्ञान में सही नहीं रखते। तो होली हम क्यों मनाते हैं? और होली आप देखिएगा, नौ दुर्गा बड़े सोच समझ करके हमारे यहाँ वर्ष में 2 बार होती है, कुंवर माह में और चैत्र माह, दोनों संधि काल है।
और दोनों संधि काल के समय, ऋतुओं के परिवर्तन के समय, शीत से उष्ण की ओर, उष्णता से शीत की ओर चेंज होने पर शरीर का अनुकूलन करने के लिए 9 दिन के व्रत रखने का कितना अच्छा साइंटिफिक तरीका दिया, लेकिन हमने उसको पाखंड का नाम दे दिया। वो एक लोक विज्ञान। अब विज्ञान कहाँ है? परंपरा। परंपरा ये है कि नवरात्रि में व्रत रखना चाहिए, क्योंकि हमारा डाइजेशन ठीक रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे, लेकिन वो हम तोड़ दिया। ये इसी तरह से हर त्योहार का, दीपावली की एक अपनी परंपरा है मनाने की। आप बहुत सारी चीजें आप देखिए, ये सारी, ये पूरी की पूरी परंपरा है। लोक विज्ञान की एक धारणा के तहत, एक सेक्शन के तहत इसका भी अध्ययन हो सकता है। बहुत सारी, जैसे मैं फिर याद आ रहा, अभी कुंवर का महीना आने वाला है, मैं बार बार कहता हूँ कि नौरता बिला गया। नौरता बुंदेलखंड का एक सांस्कृतिक पर्व था, सांस्कृतिक त्योहार था। उसके पीछे कहानी अलग है, वो अलग अलग कहानियां, अलग अलग अंचल, उसकी व्याख्या अलग अलग है, लेकिन उसके पीछे बालिकाओं की शिक्षा थी। बालिकाओं के अंदर जो सांस्कृतिक शिक्षा थी, रंग बनाने से लेकर के गायन की कला, समाज से जुड़ने की कला, कलर कलेक्शन कैसे करना है, चौक कैसे पूरना है, गिनती कैसे बनाना है, परमा से लेकर के 9 दिन तक कैसे कैसे अलग अलग करना है, और कैसे कांवरे डालना है, कैसे रचना करना है, समाज को कैसे जोड़ना, ढिड़िया निकालने तक की पूरी 9 दिन की गाथा जो थी, वो कलाओं के जितने रूप हो सकते हैं वो सारी कलाओं में, चित्र से लेकर भित्ति कला, गायन कला, नृत्य कला, वो सारी कलाओं का समाहार उन 9 दिनों में हो जाता था। एक अपने आप का एक ट्रेनिंग स्कूल था, जो लगातार हम अपने बुंदेलखंड की लोक कलाओं को बेटियों में ट्रांसफर कर देते। लेकिन हम आधुनिक हो गए हैं। हमारे गांव में स्कूल खुला, मैं स्कूलों का विरोधी नहीं हूं, लेकिन उस स्कूलों में इस ओर भी कहीं ना कहीं लोक ज्ञान को, विद्याताओं को, इसको भी बरकरार रखना होगा। हम अपनी विरासत को छोड़ करके केवल अंधी नकल में न जाएं। हम शिक्षा के कोर्स में ऐसी चीजों को जोड़ें कि किस तरह से हम इनको अपने आप से जोड़ सकते हैं। चौमासे के सारे पर्व आप उनको उठा के देख लीजिए। क्या आप कार्तिक माह को, मैं कत्कारियों की चर्चा कर रहा हूं, आप देखिए इतना बड़ा रंगमंच कहाँ होगा कि पूरा बुंदेलखंड, जहां पर कृष्णमय लीला करती हुई कत्कारियां उनकी सखी बनकर के कैसे 1 महीना भर तपस्या करती हैं। आप देखिएगा कैसे वहां पर कत्कारियों को छेंकने के बीच की जो शास्त्रार्थ परंपरा है, ज्ञान की परंपरा है, उसको आप सहेजिएगा। तो ये लोक विज्ञान की अपनी अपनी धारणा, तो पूरी की पूरी एक मेरा कहना है। इसी तरह से आभूषणों की एक परंपरा है। स्वास्थ्य की दृष्टि से परंपरा इतनी अद्भुत है, जड़ी बूटियां से लेकर के हमारा समृद्ध पूरा हिंदुस्तान है, और हर अंचल में कोई भी वनस्पति ऐसी नहीं है जो किसी औषधि के काम ना आती। लेकिन हमारे वैदगिरी करने वाले अधिकांश लोगों ने उसको लिखा नहीं, उस ज्ञान को वाचिक परंपरा में प्रॉपर ढंग से ट्रांसफर नहीं किया। इसलिए आज हम पश्चिम की ओर कहीं ना कहीं एलोपैथी की ओर डिपेंडेंसी हो गई। आप सबको पता होगा कोरोना काल में गाँव में अभी भी कहीं ना कहीं संजीवनी बूटी और तमाम प्रकार के गिलोय की जो बात हम कहते हैं, उस बुंदेलखंड में गुरमे कहते हैं, वो काढ़ा लगातार अभी बुखार के संदर्भ में लेकर तमाम प्रकार के काम आता है। तुलसी की मैंने आप चर्चा ही कर चुका हूँ, नीम यहाँ पर कितनी उपयोगी, मतलब हर उपयोग का, मतलब तो एक पूरा का पूरा एक लोक विज्ञान की एक सेक्शन के तौर पर जो यहाँ की वनस्पतियां हैं, उनका चिकित्सीय महत्व है, उसके माध्यम से किस तरह से सारी चीजें हो सकती हैं, उसको भी अध्ययन करने की हमें कहीं ना कहीं आवश्यकता है। इसी तरह से आपके पहनावे को लेकर के जाए, उपलब्धता को लेकर के जाएं, गायन की परंपरा को लेकर के जाएं, संस्कृति की परंपरा को लेकर के जाएं, शिक्षण के साथ साथ आपके लोक के जो आपसी सामंजस्य थे, नातेदार रिश्तेदारियां थी। मैं यहाँ पर किसी आज के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें जो खराब है उनको छोड़िए मत। परंपरा ये कहती है जिसमें उपयोगिता नहीं बची और उसको आत्मसात करके चल रहा है, तो वो आपकी रूढ़ी हो जाएगी। तो मैं कभी नहीं कहता हूँ, मैं हमेशा इस बात को हमेशा आपसे जोड़ देता हूँ कि ऐसी उन तमाम परंपराओं के जिनके पीछे का साइंस है, उस साइंस को समझिए और उस साइंस को समझ करके उस लोक विज्ञान की आधार पर उन परंपराओं को बढ़ाइए और उनको आत्मसात करके रखिए। लेकिन जो परंपराएं युग अनुकूल नहीं रही हैं उनको छोड़ दीजिए। बहुत सारी परंपराएं हैं जो जाति व्यवस्था पर प्रहार करती थी, आज के हिसाब से परिस्थितियां नहीं है और हम आज नए उसमें समय में जी रहे हैं, उस हिसाब से उनके आज भेदभाव मानने की आवश्यकता नहीं, हम सब बराबर हैं। एक परंपरा कुरीति की मैं कहता हूँ याद आती है, लेकिन हमें वो देख करके बार दुख होता है। अभी भी मैं देखता हूँ शहरों में, गाँवों में, कस्बों में बड़ी हर जगह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सड़कें बन गई, लेकिन नई बहू व्यवहार करके अभी भी आती है तो गांव के बाहर रोक करके 4 व्हीलर में आ रही है। हर जगह गांव में 4 व्हीलर से नीचे तो बैलगाड़ी तो गायब ही हो गई। वो उसका पानी उतारा जाएगा साहब, घटोरिया को नारियल चढ़ाया जाएगा। भैया मुझे कुरीति पाखंड करने की क्या जरूरत है? अब आप तो पहले क्या था, सड़कें उबड़ खाबड़ थी, गलियां उबड़ खाबड़ थी, नवव्यवहारता आ रही है, कारज दो घटोरिया बाबा घट सबसे ही बनाना, घाट से, घाट मन उबड़ खाबड़,
हो सकता है बैलगाड़ी एक्सीडेंट हो जाए, भैया रुक जा, स्पीड कम कर ले, इसलिए नारियल चढ़ा देते थे, देवी देवता बन जाते, उसकी पूरी परंपरा कुरीतियों को तौर पर। अब लेकिन फिर भी हम 4 व्हीलर से आ रहे हैं और सब चीजें आ रहे हैं, तो उसको ये सारी कुरीतियों को त्यागने की भी जरूरत है, लोक विज्ञान कहता है। आज वो अंधविश्वास है कि भाई बिलैया रास्ता कट गई, अब उसके पीछे कुछ समय ये था कि भूकंप की संभावना और तमाम सब चीजें। अब आप हाईवे इतने हाईटेक हो गए हैं और 4 व्हीलर से जा रहे हैं और सामने बिल्ली रास्ता काट जाती, कई अच्छे अच्छे वैज्ञानिकों को देखते हैं, ब्रेक लगाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। ये ऐसी कुरीतियों को छोड़ने की आवश्यकता है। विज्ञान लोक विश्वास में भी जो मैंने पहले निवेदन किया, लोक विज्ञान के अंदर जो वैज्ञानिक है, जो तर्क सम्मत है, जो मनुष्यता के पक्ष में है, जो लोक के पक्ष में है, उन सारी परंपराओं को लोक विज्ञान की परिधि में रख करके आत्मसात करने की आवश्यकता है और उन सारी कुरीतियों को त्यागने की आवश्यकता है जो काल सापेक्ष अब उपयोगी नहीं रहती। इसको एनालिसिस करने की जरूरत है कि हम कौन सी चीज अब उपयोगी नहीं है तो उसको हम खत्म करें, उसको हम त्याग दें। तो ये सारी चीजों को लेकर के एक लोक विज्ञान की एक अपनी दृष्टि, तो बहुत कुछ संपन्नता है। ये संपन्नता जो हमारी मानसिक विपन्नता पर मुझे दया आती है कई बार कि हम इतने सांस्कृतिक संपन्न होते हुए भी आज मानसिक विपन्न हो गए। इस मानसिक विपन्नता से निकलने के लिए तो मैं तो हमेशा कोशिश ये करता हूँ, कहता भी रहता हूँ कि आप अपनी उन परंपराओं को पहचानिए, आप अपने अंदर को झांकिए। आपके इर्द गिर्द इतने ज्ञानवान लोग हैं, ज्ञान शिक्षण की बात करें, जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उनके पास ज्ञान का अनुभव है। उस अनुभव को लेकर के आप कहीं ना कहीं तो समझने की जरूरत है, देखने की जरूरत है। यदि हम ये कर पाए तो शायद ज्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे। बहुत सारी चीजें हैं, इतना बड़ा व्यापक विषय है। विषय में मैं देख रहा हूँ समय भी बहुत तेजी से भाग रहा। 25 मिनट कहा था सर ने, मैं 25 मिनट की सीमा ही पार कर रहा हूँ, तो मैं इसको समाहार करके ज्यादा कुछ लंबा ना खींचते, क्योंकि रंजन जी ने हमें 20 से 25 मिनट कहा था, मैंने 27-28 मिनट लगभग हो गए हैं, तो मैं उसको समाहार करते हुए इस निष्कर्ष पर कहता हूँ। एक कवि थे भानु प्रकाश शुक्ल, उनकी कुछ पंक्तियां बात करके खत्म कर देता हूँ बात। उन्होंने बड़ी मार्मिक बात कही, 4-6 लाइन में, बुंदेली में ही है वो बातें। करके नकल विदेशी हमने सहन सुलभ सुविधा ठुकराई। जो लोक विज्ञान की हमारी सुलभ सुविधाएं थी उनको हमने ठुकरा दिया। भौतिकता के चक्कर में पर सांची चिर सुख शांत गमाई। चमत्कार की चकाचौंध ने ज्ञान दृष्टि हर लई हमारी। अपने पावन उठा कुलरिया अपने अपने पावन हाथन मारी। लूला लंगड़ा हमें बना दो इनके कपट विचारों ने। चौपट कर दो देश हमारो इन पछयार व्यारों ने। इन पछयार व्यारों से सचेत होते हुए आपका जो लोक विज्ञान है उसको आप जागृत करिए। आगे आने वाली पीढ़ी को अपनी परंपराओं के माध्यम से जो लोक वैज्ञानिकता है उस सोच को विज्ञान के निकष पर कसिए, न केवल कसिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसको स्थापित करिए। इस काम में रंजन जी सहयोग कर रहे हैं और भी बहुत सारे साथियों को मैं हमेशा कहता हूं, क्योंकि अब आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संसार एक गांव बन गया है। पहले हम चिल्लाते थे कि हम बुंदेलखंड में लिखते हैं, कोई पढ़ने वाला नहीं है। ऐसा नहीं होता है। इंटरनेट के माध्यम से, अन्य माध्यमों के माध्यम से हम अपने सुधी श्रोताओं से, अपने विद्यार्थियों से, अपने छोटे भाइयों से, समवयस्कों से, बुजुर्गों से निवेदन करते हैं कि उन ज्ञान की धाराओं की साइंटिफिक टेम्पर को उजागर करिए और पैरामीटर्स पर निकष पर करसिए और इंटरनेशनल स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जा करके उसको कहीं ना कहीं स्थापित करिए। तो हम आगे आने वाली पीढ़ी को कहीं ना कहीं कुछ दे पाएंगे। ज्यादा समय लेने के लिए मैं आप सबसे माफी चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय बुंदेलखंड, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। बहुत अच्छी जानकारी, और हमारी कोशिश रहती है कि हम इसी तरह की जानकारी जनमानस तक लाते रहें। मैं आभार व्यक्त करता हूं जो हमारे साथ जुड़े दर्शक हैं, और हम कल फिर 7 बजे एक नए वक्ता के साथ और नए विषय पर, नई परंपराओं और उनके उपयोग और उनसे हमें क्या मिलता है लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, सभी को धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं।